वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। यानी अर्थशास्त्र आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा पार्ट का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक हैं आपके बुक के अंदर, आपका चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक, जितने सारे थ्योरी का मेंशन किया गया है, वो सभी टॉपिक को, सभी थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी थ्योरी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट है, आप इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र रखे हैं तो आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ ये सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका माइंड जो है एक्टिव होकर वर्क करता है। आर्ट्स की फैकल्टी में, यानी आर्ट्स की दुनिया में सबसे यूनिक सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप जीएनपी निकालना जानते हैं, जीडीपी निकालने के लिए सीखते हैं, नेशनल इनकम के बारे में आपको पता चलता है, यानी अर्थव्यवस्था, यानी जो इकोनॉमी होता है, इनका लगभग आपको आइडिया पता चल जाता है। इनके बारे में जो जानकारी होती है वो लगभग आप लोगों को प्राप्त हो जाता है इस सब्जेक्ट के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। एट फर्स्ट सबसे पहले आप ये देखिए, परिचय का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, यानी इकोनॉमिक्स के बारे में आपको इसमें परिचय दिया गया है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे, यानी आपका ये चैप्टर का परिचय है, चैप्टर का नाम क्या है, परिचय। अब यह चैप्टर का परिचय हम लोग देखेंगे, हर चैप्टर का परिचय दिया गया है। हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उनका परिचय के अंतर्गत हम लोगों को ये पता चलता है कि चैप्टर में क्या क्या चीज है, क्या क्या टॉपिक है, वो सारा चीज हम लोगों को चैप्टर का परिचय के माध्यम से हम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो अर्थव्यवस्था क्या होता है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, एडम स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में अंतर है, एक नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आर्थिक क्रिया क्या होता है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, संसाधनों का विनिधान क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, अवसर लागत किसको बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हैं, ठीक है, चयन की क्या क्या समस्या होती है, ये सारे चीज का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट परिचय के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए, आपका सबसे पहली बात, अर्थशास्त्र क्या है, शास्त्र का मतलब क्या होता है, बुक, ठीक है। नागरिक शास्त्र क्या हुआ आपका, बुक। अर्थशास्त्र, शास्त्र भी लास्ट में लगा हुआ है तो वह एक तरह से बुक हुआ, ठीक है, यानी किताब का नाम है। अब देखिए, व्यवस्था यानी सिस्टम, अर्थशास्त्र अलग चीज है, अर्थव्यवस्था अलग चीज है। अर्थव्यवस्था ने इकोनॉमी जो है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज यानी देश के सभी आर्थिक क्रियाकलापों, जैसे कि आपका उत्पादन क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप है, विनिमय आपका आर्थिक क्रियाकलाप है, ये सारे चीज का स्टडी करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये आर्थिक क्रिया का जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो इनको किसके साथ जोड़ करके, उपभोक्ता के साथ जोड़ करके, ठीक है, उपभोक्ता के साथ जोड़कर सुगमता पूर्वक अध्ययन करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। यानी एक तरह से कहने का मतलब यह हुआ, अर्थव्यवस्था जो है आपका एक तरह से सिस्टम है, अर्थव्यवस्था जो है वो एक प्रकार का सिस्टम है, और अर्थशास्त्र एक प्रकार का बुक है ना। यानी एक सिस्टम के अंतर्गत ये उत्पादन होता है, देश की जो इकोनॉमी है, देश का सिस्टम क्या है, देश में कहीं उत्पादन होता है तो कहीं विनिमय यानी मार्केट में सामान बेचे जाते हैं, कहीं खरीदे जाते हैं, तो ये एक सिस्टम है ना। यही सिस्टम को क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे, यानी इकोनॉमी कहेंगे, ठीक है। अब चलिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट है अर्थव्यवस्था, उत्पादन, वितरण और उपभोग की सामाजिक व्यवस्था। ये चीज आप सिंपल सा लाइन याद रखिए, आपको पूछा जाए अर्थव्यवस्था का सिंपल सा परिभाषा, ये चीज आप अंडरलाइन याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन, वितरण और उपभोग की सामाजिक व्यवस्था है। ये समझ गए आप, यानी एक समाज में जो उत्पादन होता है, फिर कोई भी चीज का उत्पादन होता है, चाहे कपड़े बनाना होता है, या फिर कोई चीज का खाने मतलब अनाज का उत्पादन होता है, या फिर कोई फैक्ट्री में बिस्किट बनाए जाते हैं, या फिर कुछ भी चीज बनाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, उत्पादन होता है। फिर वही उत्पादन जो प्रोडक्ट बनता है, उसका वितरण कहाँ होता है, समाज में, यानी समाज में लोग उसको खरीदते हैं, समाज में उसको बिक्री किया जाता है, वो वितरण होता है। फिर उसका उपभोग कौन करता है, समाज के लोग, यानी उपभोक्ता। तो ये ना चैन है, एक प्रकार का क्या है, चैन है, यानी सिस्टम है। तो यही सिस्टम को क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था ने इकोनॉमी कहेंगे, ठीक है। अब चलिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट है अर्थव्यवस्था का संधि विच्छेद करने पर दो शब्द अर्थ एवं व्यवस्था प्राप्त होता है, जिसमें अर्थ का मतलब हुआ मुद्रा अर्थात धन, तथा व्यवस्था का मतलब हुआ सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली, ठीक है। अर्थ का मतलब, अर्थव्यवस्था को अगर आप तोड़ेंगे ना, तो दो शब्द बनेगा, एक अर्थ का मतलब होता मुद्रा, और व्यवस्था का मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली। यानी सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली का मतलब यह हुआ कि ऐसा सिस्टम, ऐसा मतलब कार्य प्रणाली जिसमें सभी वर्क, सभी चीज एक मतलब निश्चित तरीके से काम करता है, ठीक है, यानी निश्चित तरीके से ही ना काम करता है। यानी उत्पादन का काम किसको है, उत्पादक को, यानी फैक्ट्री को, वितरण करने का काम किसको है, दुकानदार को, खरीदने का काम किसको, उपभोक्ता को, उसका उपयोग करने का काम किसको, उपभोक्ता को। तो ये कहीं ना कहीं नियम है, एक प्रकार का सुव्यवस्थित व्यवस्था है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आपका देखिए इकोनॉमिक्स की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की बात की जाए, आपके 12th क्लास में तो दो पार्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये आपका बुक है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट है, तो इसका अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आएगी, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसमें किसी एक फॉर्म या फिर एक परिवार या फिर किसी एक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है, वही आपका क्या कहलाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। कंडीशन है यानी किसी एक फॉर्म, किसी एक उपभोक्ता का अगर हम लोग स्टडी करेंगे जिस ब्रांच में, जिस मतलब इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के ब्रांच में, वही आपका क्या कहलाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स से कहलाएगा। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र, कीमत सिद्धांत या मूल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहां आपको याद रखना है कि व्यष्टि का 3 नाम पूरे, माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा यानी सूक्ष्म, तो इसको क्या बोले जाते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को दूसरा नाम क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, तीसरा नाम क्या है, कीमत सिद्धांत, चौथा नाम क्या है, मूल्य सिद्धांत। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप तो घबराएंगे नहीं या फिर वहां कंफ्यूजन नहीं होनी है, बिल्कुल आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्या है कि यह व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक संचालन अथवा व्यवहार का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता एक फॉर्म। ठीक है, समझ गए, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक संचालन का मतलब संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, वही आपका क्या कहलाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया है ना, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अगर पढ़ेंगे ना तो एक उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे तो एक गो फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो फिर एक व्यक्ति के आय के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक यूनिट के बारे में जिसमें स्टडी किया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड बुक आपका है समष्टि अर्थशास्त्र, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बड़े स्तर का पर सामूहिक यानी आर्थिक समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एनआई यानी राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा, कुल निर्गत यानी टोटल आउटपुट का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा, संपूर्ण संसाधनों यानी अर्थव्यवस्था में कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के बारे में इसी में अध्ययन किया जाएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र आप समझ गए ना, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है कि एक प्रकार का इसमें बड़े बड़े टॉपिक, जैसे कि आपको अगर जीडीपी के बारे में अध्ययन करना हो या फिर एनआई के बारे में अध्ययन करना हो, एनएनपी के बारे में अध्ययन करना हो, जीएनपी के बारे में अध्ययन करना हो, ठीक है, ये सारा चीज का अगर हम लोग स्टडी करेंगे ना तो वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपको अगर दिल में शौक जगह कि हमको नेशनल इनकम के बारे में पढ़नी है, यानी देश का राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़नी है, तो वो टॉपिक आपको किसके अंदर मिलेगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मिलेगा, ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्योंकि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, कोई एक व्यक्ति, कोई एक फॉर्म से रिलेटेड इनकम नहीं होता है, वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था यानी पूरे देश के एजेंट, आर्थिक एजेंट से जुड़े इनकम होते हैं, तभी वहां कैलकुलेट किए जाते हैं तभी वहां नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां आपको सबसे पहली बात 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। यह आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अदर बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का भी पूछा जाता है, अदर बोर्ड वाले देख रहे हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड में 5 नंबर का ज्यादातर पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में भी अच्छा खासा इनका नंबर पूछा जाता है, झारखंड बोर्ड में भी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अगर 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, 2024 के लिए तैयारी शुरू हो गई है एप्लीकेशन में, तनु क्लासेस आर्टकॉम चैनल, तनु क्लासेस आर्टकॉम एप्लीकेशन में। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर जानते हैं जहां टिकटॉक डाउनलोड करते थे पहले के जमाने में, 2-3 साल पहले, अभी टिकटॉक तो चले गया। ठीक है, प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे तनु क्लासेस, क्या सर्च करेंगे, तनु क्लासेस, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद क्या करना है कि वहां जो आपके 2 बैच हैं, एक आपका है संकल्प बैच, ठीक है, संकल्प बैच में जो है आपका सारा चीज है, दूसरा है आपका सफलता बैच, बता देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, आप लोग शायद नहीं लिए होंगे, तो आप लोग बता देते हैं क्योंकि तैयारी, संपूर्ण तैयारी आपकी वही एप्लीकेशन पर हो रही है। ठीक है, तो संकल्प बैच जो है बिहार बोर्ड वालों के लिए है, और सफलता बैच बिहार बोर्ड से अदर बोर्ड यानी यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, अदर बोर्ड वाले के लिए सफलता बैच और बिहार बोर्ड वाले के लिए संकल्प बैच रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए, और ये नंबर आप लोगों को याद रखना है 92 63 0246 92 है ना, ये नंबर जो है ये ऑफिशियल नंबर है तनु क्लासेस आर्टकॉम चैनल का। इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो, अगर एडमिशन के बारे में अगर आपको पूछना है, जो भी जानकारी लेने हैं, इसमें आपको कॉल करना है। ठीक है, ये नंबर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये नंबर। ठीक है, सबसे पहली बात, और एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, कि यहां जो आपका कोर्स में जो रहेगा यानी बैच में जो है आपका चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स रहेंगे। क्या रहेंगे, नोट्स रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आपका
क्विज रहेगा, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर आपका गेस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यानी कंटेंट आपका पूरा रहेगा। आप वो सब चीज पढ़ के, ये गारंटी है कि अगर आप एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपका 420 प्लस बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। अगर जितने सारे कंटेंट वहां दिए गए हैं, अगर उसको आप ईमानदारी से अगर आप पढ़ लेते, ये नहीं कि बैच ज्वाइन कर लिए सर अब हम पढ़ रहे हैं, आप ईमानदारी से पढ़िएगा तब। हम तो पूरा तो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप बैच ज्वाइन कर लिए, आप घर में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब बैच ज्वाइन करने के बाद जो जो चीज हम देंगे उसको कवर करना होगा। जो भी चीज दी गई है, जो भी चीज हम बोलेंगे उसको चलना, उस पर एक तरह से उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको 420 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आप सफलता बैच में इन हो जाइए। अगर आप बिहार बोर्ड से, दूसरे बोर्ड हैं बिहार बोर्ड के अलावा, और बिहार बोर्ड में है तो संकल्प बैच को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि सारा तैयारी आप लोगों का हो रहा है। आपको वहां बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा सर ये सब्जेक्ट का हमको चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स चाहिए, सर ये वो सब्जेक्ट का हमको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव चाहिए, सर ये तीसरा सब्जेक्ट का हमको चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव चाहिए। ऐसा बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बैच जो है लाइव चलती है, बैच में आपका लाइव क्लास चलती है, ठीक है। लाइव क्लास आपका रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी, लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो मिलेगा आपको, अब लाइव क्लास भी मिलेगा, डाउट सॉल्यूशन करने की मिलेगा। या और 2009 से लेकर 2023 तक जितने सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की तरफ से पूछे गए हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ये सारा चीज का सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा? एप्लीकेशन में, ठीक है, ऐप में, ठीक है। तो बैच को ज्वाइन कर लेना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग अंतर को समझते हैं। सबसे पहली बात कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ गए आप? तो मैंने आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक इकाई का अध्ययन करता है। एक इकाई, ये चीज सिर्फ आप याद रखिए, एक इकाई जैसे कि एक उपभोक्ता होगा, एक फर्म होगा, अगर वो चीज का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये आपका संपूर्ण अर्थव्यवस्था, यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था का हम लोग स्टडी करते हैं, वो किस में करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे एनआई का अध्ययन, अब देखिए नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय जो है, क्या नेशनल इनकम आपको पता चल जाएगा एक फॉर्म या एक उपभोक्ता का? मतलब स्टडी करने से आपको बता देंगे कि एक फॉर्म का जो ना, एक यानी फॉर्म का जो मालिक है, एक फैक्ट्री का जो मालिक है, इतना रुपया कमाता है, इतना रुपया खर्च करता है, उनका इतना रुपया लाभ है। तो आपको क्या एनआई पता चल जाएगा? राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के बारे में नहीं पता चलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम जो होती है वो पूरे देश के आर्थिक एजेंट का एक कैलकुलेटेड फॉर्म होता है इनकम का, यानी आय का, ठीक है। तभी वहां पता कर पाएंगे। जब तक आप राष्ट्रीय आय यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था की आप आय का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तब तक आपको राष्ट्रीय आय के बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये बड़े बड़े टॉपिक का अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट आपका अंतर ये बता रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण अपेक्षाकृत आसान होता है। अब एक बात बता दूं, लाइव क्लास होती है बैच में, ठीक है। संकल्प बैच में और सफलता बैच में लाइव क्लास होती है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, सारा चीज मिलता है। एक बार आप लोग जाइए डेमो में देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा डेमो में आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। ये मेरा लेक्चर आपका डेमो में दिया गया है, ये लेक्चर जो है आपका डेमो में भी ऐड किया गया, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट है। इसी तरह से हर एक चैप्टर का मिलेगा, वहां लाइव भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग डेमो पहले ज्वाइन करके देख लीजिए, ठीक है। ये सारा चीज होता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपका दूसरा पॉइंट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण अपेक्षाकृत आसान होता है और इसमें बाकी क्षेत्र को सामान्य मान लिया जाता है। यानी अगर किसी भी चीज का अगर हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो वो अप्रोक्सीमेट जीरो यानी अप्रोक्सीमेट मैथ वगैरह हम लोग हल करते थे 10th क्लास में, याद है? कहीं कहीं मतलब लगभग जीरो यानी अप्रोक्सीमेट जीरो के बराबर माना जाता था। तो उसी तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र में सभी क्षेत्र को सामान्य मान लिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है कि इसमें जो होता है विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में कोई भी चीज का अगर स्टडी करेंगे, कोई भी चीज का अगर आप विश्लेषण करेंगे, तो वो एक आसान प्रक्रिया नहीं है। आसान प्रक्रिया है क्या? जीएनपी के बारे में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, या फिर अगर आपका देश का राष्ट्रीय आय यानी एनआई अगर निकालना है, तो यह क्या निकालना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था की आय का गणना करना पड़ेगा आपको, सभी व्यक्ति का आय के बारे में जानकारी रिकॉर्ड यानी डेटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी आप देश की राष्ट्रीय आय गणना कर पाएंगे। ये सब आसान नहीं है। इसलिए यही बात कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य समस्या है वो एक तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन और विश्लेषण क्या है, एक प्रकार का जटिल प्रोसेस है, ठीक है। अब चलिए सी पॉइंट कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है, ठीक है, समझ गया। और समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य समस्या है रोजगार और उत्पादन का निर्धारण करना होता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा ये दुविधा बनी रहती है, हमेशा ये प्रॉब्लम खड़ा रहता है कि किसी भी सेवा या फिर किसी भी वस्तु का कीमत कितना हो, उसका कीमत कितना घटाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, ये सारा प्रॉब्लम होता है एक व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रोजगार, लोगों को रोजगार कैसे मिले, उत्पादन का स्तर कैसे बढ़े, ये सारा चीज जो प्रॉब्लम है, ये किसका प्रॉब्लम है? समष्टि अर्थशास्त्र का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है और समष्टि अर्थशास्त्र अपूर्ण
रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है बोर्ड का तरफ से, ठीक है, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, और समष्टि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। समझ गए, ये सारा चीज आपको याद रखना है। अब चलिए फुल एम्प्लॉयड के बारे में, अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है इस चीज के बारे में आप लोग जानिए, ठीक है, काफी सिंपल है, इसी तरह से आप लोगों को सारा चीज मिलेगा। अब देखिए यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगार हम लोग कब कहते हैं, जब एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें सभी सक्षम यानी इच्छुक व्यक्ति को मजदूरी की प्रचलित दर पर उनको कार्य मिल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ देश में जितने भी लोग रहते हैं उनको अपने मर्जी के अनुसार, उनको अपने इच्छा के अनुसार काम मिल जाए और उनको प्रॉपर मजदूरी भी मिले, प्रॉपर उनको एक तरह से जो पैसा है उनको मिले, तब वो क्या कहलाएगा, वो स्थिति, वो हालात क्या कहलाएंगे, पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब चलिए एडम स्मिथ के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि एडम स्मिथ जो है वो आपके जाने जाते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। कौन है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक? एडम स्मिथ हैं। इन्होंने दार्शनिक शास्त्र में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हम लोगों का तो एक सब्जेक्ट, कभी एक सब्जेक्ट में हम लोग तो महान बन नहीं पाते, और ये लोग देखिए कितना कितना सब्जेक्ट में महान बने हैं। जब अर्थशास्त्र के, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, ऊपर से दार्शनिक में भी, दार्शनिक शास्त्र में भी उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी थी, प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये जो निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे और ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ये चीज आपको याद रखना है एडम स्मिथ के बारे में। क्यों एडम स्मिथ के बारे में ही हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एडम स्मिथ के बारे में आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। क्यों आते हैं? क्योंकि ये आपके आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। ऐसे तो नहीं हो गए, ऐसे तो ये जनक नहीं बन गए अर्थशास्त्र के, कुछ तो नॉलेज होगा। इनके बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, बहुत सारे लॉ दिए गए हैं, बहुत सारे नियम दिए गए हैं अर्थशास्त्र में, तो वो सारा चीज, बहुत सारा चीज इसका आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक्स अगर आप आगे रखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज इसका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एडम स्मिथ की पुस्तक जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये जो बुक है ये इनका सबसे फेमस बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में छपी थी ये पुस्तक, और ये बुक के बारे में पूछा भी जाता है। ठीक है, ये बुक के बारे में आपको पूछा भी जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि एडम स्मिथ की से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। कहने का मतलब ये हुआ कि फिजियोक्रेट्स जो थे पहले राजनीतिक अर्थशास्त्र में महान विचारक थे, बहुत ज्यादा मतलब उनको नॉलेज था। जैसे फिजियोक्रेट्स अपना जगह छोड़े तो उनका जगह कौन ले लिया? एडम स्मिथ ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, मुख्यतः अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र तो आपका दो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। शास्त्र यानी किताब आपका दो है, व्यष्टि और समष्टि, जिसमें से आप व्यष्टि का फर्स्ट चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वे अर्थव्यवस्था सिस्टम, अर्थव्यवस्था तो हम पढ़ाए, तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार का होता है जनरली, यानी जो फेमस सब है वैसे भी, तो आगे बढ़ेंगे तो उसका भी क्राइटेरिया बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका भी प्रकार बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे आप 8th क्लास में साइंस से पढ़ते थे, एक ही बुक पढ़ते थे, जैसे 10th और 9th में आए तो वहाँ 3 पार्ट बढ़ गया आपका, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ब्रांच सेक्शन वाइज बढ़ते जाता है। ठीक है, अब चलिए यहां मुख्यतः अर्थव्यवस्था जो होता है 3 प्रकार का होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था क्या, यानी रशिया की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसकी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब व्यवस्था 3 प्रकार का है अर्थव्यवस्था, वो चीज आपको याद रखना, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मानव द्वारा की जाने वाली वह सभी क्रिया जिससे धन अर्जित होती है, अर्थात आय की प्राप्ति होती है, वो क्या कहलाएंगे? आर्थिक क्रिया कहलाएंगे, कृषि कार्य। अब देखिए आदमी जो भी काम करता है दुनिया में, या फिर कहीं भी घर में जाए, घर से बाहर या घर में जो भी काम करते हैं, तो उनका क्या मकसद रहता है कि अपने आप में अपने जीवन को उच्च श्रेणी तक लेके जाएं, अपने जीवन में सही ढंग से जी पाए अपना जीवन को, अपने जीवन में सुविधा ज्यादा हो, अपने जीवन को आज ज्यादा मतलब सुविधाजनक बनाया जाए, तो वो क्या करेंगे? इनकम यानी पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए जो भी वो वर्क कर रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये दिमाग आता होगा, है आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं खुरफाती दिमाग वाले। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक तरह मेरा सेंस ये हुआ कि दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि सर स्मगलिंग जो होता है, या फिर कहीं चोरी होता है, या फिर कोई बहुत बड़े शराब के काम होते हैं, शराब सप्लाई का काम होता है, ये सब क्या है? इलीगल वर्क है, तो इससे भी तो पैसा आता है ना, तो क्या ये आर्थिक क्रिया कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि
इससे प्राप्त आय को आपका नेशनल इनकम का जोड़ा नहीं जाएगा। यानी जिससे भी स्मगलिंग का कार्य करते हैं उससे तो पैसा प्राप्त होती है और वह आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि स्मगलिंग एक इलीगल वर्क है और इलीगल वर्क से प्राप्त जितने भी इनकम होते हैं, जितने भी पैसे होते हैं, उसको कभी भी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाता है, जिसके कारण वो आपका आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाई, ये नंबर आपका दिख रहा है, ये नंबर को नोट कर लीजिए। बैच से ज्वाइन करने के बाद संकल्प बैच में स्टडी देखिए, संकल्प बैच में जो आपका 500 सीट है, 500 सीट जैसे फुल होगा 1999 उनका प्राइस है, अभी 1 साल का फी है पूरा, जब तक आपका कोर्स है नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपका कोर्स रहेगा, वैलिडिटी 1999 इनका फी है। 500 रुपया 500 सीट है, 500 सीट जैसे फुल हो जाएगा फिर इसका फी भर सकता है, क्योंकि टीम इन पर मतलब विचार विमर्श कर रही है, जो सर लोग हैं वो इन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक तरह से एडमिशन ले लें जल्दी तो अच्छा होगा। सफलता और संकल्प बैच आप लोग देख लीजिएगा एप्लीकेशन खोल करके। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आर्थिक समस्या, है ना। आर्थिक समस्या क्या होता है? समस्या तो समझ रहे हैं ना, समस्या क्या होता है? आर्थिक समस्या का मतलब क्या होता है कि असीमित आवश्यकता, हमारे पास क्या है? सीमित आवश्यकता है, क्या असीमित है, हमारे पास पैसा कम है, धन कम है, लेकिन आवश्यकता जरूरत ज्यादा होता है ना। अपना घर में देखिए, आप लोग अगर मिडिल क्लास से हैं, हम खुद मिडिल क्लास से हैं, तो हमको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो 2-3 काम हो जाता है और पैसा कम पड़ जाता है। तो फिर वहां क्या है, मेरे पास साधन धन जो है, पैसा जो है लिमिट में है, लेकिन आवश्यकता यानी जरूरत ज्यादा है, तो ये क्या है? एक प्रकार का आर्थिक समस्या है। सीमित साधनों और उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चयन की समस्या ही क्या है? आर्थिक समस्या। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग के जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं तथा हर समाज यानी देश को इन आधारभूत क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और संसाधनों की यही कमी चयन की समस्या उत्पन्न करता है। चयन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, चयन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, चुनना। अब देखिए आपके पास 10 रुपया है और आपको 2 को सामान लेना है। ठीक है, आपको 10 रुपया में आपको ये लेना है। ठीक है, मान चलिए 100 रुपया में आपको चावल भी खरीदना है, जिसमें चावल भी खरीदना है, तेल भी खरीदना है। ठीक है, और आपको कपड़ा भी खरीदना है, जो आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अच्छा क्वालिटी का कपड़ा भी खरीदना है, या फिर आपको कुछ और चीज खरीदना है, आपको मान चलिए आपको एक तरह से बर्तन भी खरीदना है। कितना जरूरत है? जरूरत देखिए कितना है, चावल भी जरूरत है, आपका तेल भी खरीदना आपका जरूरत है, कपड़ा भी आपको जरूरी चाहिए, तो ये सब कितना जरूरत ज्यादा है। मतलब आपके सामने आवश्यकता सीमित नहीं है, असीमित आवश्यकता। ये देखिए असीमित आवश्यकता और सीमित लिमिटेड में, यानी सीमित आपके पास धन है। क्या है? सीमित आपके पास धन है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे ना। देखते हैं, चुनते हैं कौन तो मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़का प्रॉब्लम है, सबसे पहले जरूरत कौन तो है, सबसे पहले किसका जरूरत है? हाँ, चावल का जरूरत है। सबसे पहले क्या है? चावल का जरूरत। नहीं होगा खा नहीं, भूखे मर जाएंगे, पहले चावल चाहिए, जिंदा रहेंगे तभी कुछ हो। तो आप क्या किए? यहाँ सेलेक्ट किए ना, चुने ना, या चयन आपके पास क्या हो गया? चयन की समस्या आ गई। आप चयन कीजिए, आपके पास समस्या खड़ा हो गई, चयन कीजिए, किसको चयन करना चाहते हैं, कौन सा जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। तो ये आप क्या किए? चयन किए ना, तो यहाँ आपके पास समस्या उत्पन्न हुई। आप देख रहे हैं बर्तन भी खरीदना जरूरी है, तेल भी खरीदना जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है, चावल भी जरूरी है, तो फाइनली आप एक पर टिक लगाए, चावल खरीदे। तो ये आपका चयन का समस्या है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये सब समस्या जो है, इसी को कहते हैं आर्थिक समस्या। इसी को क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या। आप देखिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 5 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड वालों, ठीक है, और अदर बोर्ड वालों में कम से कम 5 मार्क्स से एवरेज में पूछा जाता है, ज्यादा भी मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है अदर बोर्ड वाले। ठीक है, झारखंड यूपी बोर्ड वाले आप लोग कह रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की जो समस्या होती है मुख्यतः 3 समस्या होती है। मुख्यतः कितनी? 3 समस्या केंद्रीय समस्या होती है। आपको केंद्रीय समस्या और समस्या अलग है। आपको पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था की समस्या, आर्थिक समस्या क्या होता है, तो वहां ये लिख के मत आ जाना कि केंद्रीय समस्या 3 प्रकार का होता है, उल्टा हो जाएगा, नहीं मिलेगा नंबर। जो चीज पूछेगा उसी का आंसर देना है, स्मार्टगिरी नहीं दिखानी है कॉपी में। ठीक है, नहीं तो फिर नंबर छटेगा। ठीक है, जो चीज पूछेगा उसी को आंसर देना है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कितनी होती है? 3 होती है। पहला केंद्रीय समस्या क्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक प्रॉब्लम रहता है कि कौन सा वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, ये भी एक क्या है? समस्या रहता है। हर समाज यानी देश को यह निर्णय लेना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं और सेवाओं में किन वस्तुओं का, सेवाओं का, सामानों का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक धन संसाधनों का उपयोग किया जाए या फिर सैन्य सेवाओं पर के गठन पर किया जाए। तो ये क्या है? मतलब एक तरह से समस्या है। ये क्या है? समस्या सॉरी मिस्टेक हो गया। उपयोगी वस्तुएं
वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाए या निवेश परक वस्तुएं खरीदी जाए। ठीक है, तो ये क्या मतलब एक प्रकार का समस्या है, किन वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। तो ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की समस्या में से एक समस्या है, केंद्रीय समस्या। ठीक है, अब देखिए दूसरा समस्या है वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। मजदूरों को लेकर के वस्तु बनाया जाए या फिर टेक्निकल मशीन लाया जाए या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत सारे मशीन है मार्केट में, वो मशीन का प्रयोग करके कोई सामान बनाया जाए या फिर मजदूर बुला करके मजदूर अपने हाथ से वह सामान बनाए। तो यहाँ भी एक समस्या है, वस्तुओं का उत्पादन कौन सा तरीका से किया जाए, कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा नियम मानकर, कौन सा मशीन लगाकर, कौन से मजदूर मशीन लगाकर किया जाए या फिर मजदूरों के हाथ में सामान का निर्माण किया जाए। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का समस्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में यह सुनिश्चित करना पड़ता है, ये फिक्स करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं यानी अलग अलग वस्तु, आपके पास कपड़ा है, मार्केट में मोबाइल है, डिजिटल बोर्ड है या फिर आपके सामने लैपटॉप है या फिर कॉपी है, किताब है, तो ये सब चीज अलग अलग यानी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करते समय किन किन वस्तुओं या सेवाओं का किन किन सेवा में किन किन साधनों का कितनी मात्रा में उपयोग में लाया जाए, यानी मात्रा को उपयोग में लाया जाए। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का समस्या है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अधिक श्रम यानी मजदूर का प्रयोग किया जाए या मशीन का। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीक यानी कौन सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, यह भी एक क्या है, समस्या है। अब चलिए तीसरा जो केंद्रीय समस्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, सबसे बड़ा समस्या। मान चलिए कोई देश जो है, कोई अर्थव्यवस्था, ये दोनों समस्या से प्रॉब्लम यानी दोनों समस्या से उनको छुटकारा मिल गया। मान चलिए किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, चलो हम कॉपी यानी एक तरह से कपड़ा का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, कपड़ा का उत्पादन किया है। ठीक है, किस चीज का, किन वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, कपड़ा का उत्पादन कर रहे हैं 50 टन में, यानी 50 टन कपड़ा का उत्पादन कर रहे हैं। पहला समस्या सोल्व हो गया। ठीक है, दूसरा समस्या फिर आगे खड़ा हो गया, भाई कपड़ा तो 50 टन बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, मजदूरी लोग अपना मतलब सुताई मतलब अपने हाथ से बुनाई करेंगे या फिर मशीन लाइएगा। ठीक है, तो चलिए मशीन से करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ठीक है, मशीन से उत्पादन हो गया, ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तीसरा प्रॉब्लम आ गया भाई कि अब चलो कपड़ा तो बना लिए, तैयार कर लिए, लेकिन किन लोगों के लिए कपड़ा तैयार किए, पता चला कपड़ा हाई क्वालिटी का तैयार कर दिया और मिडिल क्लास के लोग उनको खरीद ही नहीं पाए। ठीक है, मिडिल क्लास के लोग उनको खरीद ही नहीं पाए, गरीब जो लोग हैं उनका वो लोग उनको खरीदने में असमर्थ रहे। तो वहां ये भी चीज देखना पड़ता है अर्थव्यवस्था को कि हम जो सामान बना रहे हैं तो वह सामान किसके लिए बना रहे हैं, हाई फैमिली के लिए बना रहे हैं। हेलीकॉप्टर किसके लिए बनाया जाता है, हम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए नहीं। जो पैसा वाला होता है यानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हो तो वो लोगों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो वो जो हेलीकॉप्टर बनाता है, जो कंपनी का मालिक है, उनका दिमाग में रहता है कि मिडिल क्लास का बस की बात नहीं है, वो लोगों के लिए फैसिलिटी नहीं है इसमें, उन लोगों का दिमाग में ये सब बात नहीं रहता। सिर्फ ये रहता है कि जो एक अच्छा आदमी होता है यानी बड़े बड़े जो उद्योगपति, उनको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए वो सारा फैसिलिटी अपना हेलीकॉप्टर में देते हैं। चलिए मान चलिए आपका एक साड़ी का निर्माण हुआ जिसका दाम है 5000। ठीक है, अब ये 5000 में साड़ी बना दिए, अब मिडिल क्लास के लोग उनको खरीद ही नहीं पाए, तो फिर वो बेकार हो जाएगा, वो मार्केट में यानी एक तरह से कंपनी में रखे गोदाम में रखे वो खत्म हो जाएगा, वो फिर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये भी चयन करना पड़ता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो ये भी चयन करना पड़ता है। चलो मान चलिए ये चयन कर लिया कि मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, मिडिल क्लास के लिए हम उत्पादन करेंगे। ठीक है, मिडिल क्लास के लिए कीजिएगा, चलिए 1000 इसका दाम रहेगा, ज्यादा इसमें ज्यादा कलाकारी नहीं करनी है, ज्यादा इसमें क्या कहता है टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना है, ज्यादा इसमें समय नहीं देना है, ज्यादा कपड़ा नहीं, ज्यादा मतलब इसमें कच्चा माल नहीं लगाना है, और जो मीडियम क्वालिटी का जो सामान होता है वो पैदा करना है, वो उत्पादन करना है, यानी पैदा करना, उत्पादन करना है, जनरेट करना है, जो मिडिल क्लास के लोग उनको खरीद सके। तो ये 3 समस्या समझ गए, यानी आर्थिक समस्या 3 समस्या है और केंद्रीय समस्या 3 समस्या किसी अर्थव्यवस्था की। अब चलिए अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है संसाधनों का विनिधान या आवंटन। ठीक है, यानी रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, ये समझिए, संसाधनों के विनिधान से मतलब यही होता है कि किसी संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग मात्र प्रत्येक वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए ही किया जाता है। यह क्या है, संसाधनों का विनिधान यानी आवंटन कहलाता है। ठीक है, सीमित साधनों का यानी सीमित संसाधनों का विनिधान और अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल समस्या यानी अर्थात केंद्रीय समस्या। समझ गए, केंद्रीय समस्या। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्या, देखिए उत्पादन संभावना सेट, ये इसके बारे में आपको और अच्छी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, यानी उत्पादन संभावना सेट यानी एप्लीकेशन में जो ज्वाइन किए उनको पढ़ाया गया है चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ देखिए उपलब्ध संसाधनों की मात्रा और उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा, यानी एप्लीकेशन में जो है आप जो देख रहे हैं क्लास को, चाहे आप पेड हैं या फिर अनपेड है। ठीक है, ये क्लास को देख रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, आपको एप्लीकेशन में आप लोग ज्वाइन किए हैं, संकल्प बैच में आप लोग आए हैं, नहीं
आए हैं आइए, ठीक है, आप एडमिशन ले लीजिए क्योंकि सीट जो है लिमिटेड में। ये नंबर को आप सेव रखिए 9263024692, ठीक है, इस पर कॉल कीजिए, हमसे भी बात हो सकती है डायरेक्टली या फिर जो हैं उनसे भी बात हो सकती है, ठीक है, जो उनका मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उत्पादन संभावना सेट क्या है? तो उत्पादन संभावना सेट जो है उत्पादन यानी उपलब्ध संसाधनों की मात्रा और उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की संभावित संयोग हैं, यानी समुच्चय हैं को अर्थव्यवस्था में, उसी को क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में और ग्राफ होता, यानी इसके बारे में आपको ग्राफ में और पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट आपका क्लास में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र यह दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों और तकनीकी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ एक मतलब उत्पादन संभावना वक्र चुनाव को सूची दर्शाता है, जैसे कि सीमित गन्ना से बनने वाली चीनी और सीरा। अब देखिए ये उत्पादन संभावना वक्र और उत्पादन संभावना सेट यानी चीनी और सीरा ये दोनों। अब देखिए अगर आपके सामने जो है गन्ना जो है लिमिटेड में, मान चलिए आपके सामने गन्ना जो है 10 kg गन्ना है, ठीक है, 10 kg गन्ना है, आपको चीनी का भी उत्पादन करना है और गुड़ का भी उत्पादन करना है, ठीक है। अगर आप गुड़ की मात्रा को बढ़ाएंगे, गुड़ का मात्रा को बढ़ाएंगे तो गन्ना का या चीनी का मात्रा कम होगा, चीनी की मात्रा को बढ़ाएंगे तो गुड़ का मात्रा कम होगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड में है 10 kg गन्ना है, 10 kg गन्ना से ज्यादा गुड़ बना लेंगे तो कम गन्ना बचेगा तो कम चीनी बनेगा। अगर या फिर 10 kg गन्ना से ज्यादा चीनी का निर्माण कर लेंगे तो कम गन्ना बचेगा और वो कम गन्ना से कम गुड़ का निर्माण होगा। मतलब एक चीज को अगर आप बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज घटेगा या फिर दूसरा चीज को बढ़ाएंगे तो पहला चीज आपका घटेगा। तो ये दोनों के बीच जो रिलेशन है, ये दोनों के बीच यानी घटना बढ़ना, ये दोनों के बीच जो संबंध दर्शाने वाले जो वक्र है वही वक्र को क्या बोलेंगे? उत्पादन संभावना वक्र बोले जाते हैं उसको, ठीक है, समझ गए। उत्पादन संभावना सेट, ये सेट क्या है? ये सेट है, ये क्या है? सेट है, यानी ये वस्तु x और वस्तु y जो है ये सेट है, इसी को क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना सेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र के अन्य नाम क्या है, यानी उत्पादन संभावना वक्र का अगर अन्य नाम आ जाए, अगर आपको आ जाए बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको घबराना नहीं है। इसका दूसरा नाम है उत्पादन संभावना फ्रंटियर रूपांतरण वक्र और सीमांत रूपांतरण सीमा, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए उत्पादन संभावना वक्र, ये क्या है? उत्पादन संभावना वक्र ये है, यानी उत्पादन संभावना सेट है। ये क्या है? ये उत्पादन संभावना सेट ABCD करके, ठीक है, ये मैंने आपको क्या पढ़ाया? उत्पादन संभावना सेट है, सेट A, सेट B, सेट C, सेट D करके, ठीक है। आपके साथ 4 सेट है। पहला सेट A है जिसमें से वस्तु X आपको बनाना है, वस्तु Y बनाना है, ठीक है। मान चलिए आपके सामने अगर आप सेट में X वस्तु का अगर 15 यूनिट अगर आप बना लेते हैं ना, 15 यूनिट, तो आपका 0 बनता है, ठीक है। अगर आप 0 Y बनता है, मतलब पूरा आपका सेट में से 15 अगर X वस्तु का निर्माण करेंगे तो आपका Y वस्तु बनाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं बचेगा, कोई भी कच्चा माल नहीं बचेगा, जिसके कारण Y वस्तु का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए B सेट में चलते हैं। सेट बी में वस्तु X अगर आप 14 बनाते हैं और वस्तु आपका Y 1 बनेगा, ठीक है। वस्तु सेट C में अगर वस्तु X अगर मान चलिए वस्तु X आपका चीनी है, चीनी अगर 12 kg बनाते हैं तो आपका Y में यानी आपका गुड़ 2 kg बनेगा। या फिर वस्तु अगर सेट D में अगर चीनी की मात्रा को घटा देते हैं, 9 kg अगर चीनी बनाते हैं तो फिर आपका 1 kg गुड़ का मात्रा बढ़ जाएगा। मतलब एक चीज को घटा रहे हैं तो दूसरा चीज बढ़ रहा है, दूसरा चीज को बढ़ा रहे हैं तो पहला चीज घट रहा है, ठीक है। यही आपका क्या है? उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना सेट और उत्पादन संभावना तालिका, ठीक है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है PPC की मान्यता, यानी उत्पादन संभावना वक्र की बात की जा रही है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात की जा रही है। तो संसाधनों का पूर्ण तथा कुशलता प्रयोग किया जाता है। दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, केवल 2, ये कंडीशन है, ये कंडीशन को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये केवल 2 ही वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, यहाँ 2 ही वस्तु का किया गया ना, यहाँ आपका वस्तु X वस्तु Y का जिक्र किया गया है, यहाँ भी आपका वस्तु X और वस्तु Y का जिक्र किया गया, कहीं तीसरा वस्तु का जिक्र किया है क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 ही वस्तु का बात किया जाता है उत्पादन संभावना वक्र में, ठीक है। PPC की क्या क्या विशेषता है वो चीज देख लेते हैं। तो यानी उत्पादन संभावना वक्र उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण तथा कुशल प्रयोग की स्थिति पर दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। अब चलिए कैसे बढ़ाया जा सकता है भाई? अब PPC की मान्यता देखिए, आप यहाँ देखिए, आप दोनों यहाँ ग्राफ देखिए, आप वस्तु चीनी की भी मात्रा बढ़ेगी और ये गुड़ की भी मात्रा बढ़ेगी, जबकि आपके पास जो है 10 kg ही गन्ना है, 10 kg गन्ना रहेगा तो क्या दोनों की मात्रा एक साथ बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी भाई। चीनी का मात्रा को बढ़ाएंगे तो गुड़ का मात्रा घट जाएगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड में ये कंडीशन है, ये आपका लिमिटेड में है, ये कंडीशन ये बढ़ा नहीं सकते।
सकते हैं, दोनों वस्तु की मात्रा को एक साथ कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये क्या है, पीपीसी की विशेषता है। ठीक है, आप देखिए दूसरा विशेषता क्या है पॉइंट बी में, इस स्थिति में एक वस्तु का अधिक उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन से संसाधनों को घटाकर ही किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप चीनी का उत्पादन, एक वस्तु का उत्पादन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो गुड़ को बनाने के लिए जो आप कच्चा माल रखी है 10 केजी में से 10 केजी कच्चा गन्ना में से, तो उसको आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी उसको घटाना पड़ेगा, गुड़ की मात्रा को घटाना पड़ेगा, तभी आपका चीनी का मात्रा बढ़ेगा। अर्थात एक वस्तु का उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ता है। समझ गए। नेक्स्ट आपका देखिए पॉइंट सी क्या करा, वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु वाई की अधिक से अधिक इकाइयों को त्याग करना पड़ता है। पीपीसी यानी ग्राफ को देखिए। ठीक है, समझ गए। यानी अगर एक्स को यहां देखिए, एक्स यहां आप ग्राफ देख सकते हैं, 1 सेकंड प्लीज, ये आप लोग ग्राफ देख सकते हैं आराम से। ठीक है, ये ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया, ये ग्राफ आप लोग समझिएगा, ये ग्राफ में सारा चीज आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पॉइंट डी सी डी ई एफ ए बी सी डी करके आप लोगों को पॉइंट दिया गया, यहाँ आप अच्छा तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, अब कहाँ थे हम लोग। ठीक है, केंद्रीकृत। अब देखिए यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, अब चलिए अवसर लागत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अवसर लागत क्या होता है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत दूसरी वस्तु की तैयार की गई मात्रा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। ठीक है, सीमांत उत्पादन संभावना, यह दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना तैयार करती है। सेवाओं तथा वस्तु विनिमय, उत्पादन और उपभोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, वही क्या है आपका केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था, तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार होता है। यह आपका क्या कहलाता है, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है। मार्केट का मतलब आप लोग समझते ही हैं, जहां क्रेता और विक्रेता होते हैं, फ्री मोड में काम करते हैं, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, कुछ रूल्स नियम होते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, मार्केट कहलाता है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा तो। बाजार व्यवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय यानी सिस्टम का एक ऐसा समुच्चय है जहां आर्थिक अभिकर्ता, हम लोग क्या उपभोक्ता हैं, ये हम लोग क्या उपभोक्ता हैं, जो भी चीज है, जो भी कंज्यूमर है, यानी हम लोग वस्तु को खरीदते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। उत्पादक, क्रेता, विक्रेता मुक्त रूप से फ्री मोड से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान करता है, तो वही स्थिति, वही सिचुएशन, वही जगह क्या कहलाएगा, मार्केट यानी बाजार कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं कि अब किसी को पूछ देंगे बाजार किसको कहते हैं, बेवकूफ बना देगा, बाजार के बारे में नहीं जानता, बाजार किसको कहते हैं। उनको पूछना कि अब अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, यानी सॉरी अर्थशास्त्र की दृष्टि से बाजार का डेफिनेशन दीजिए, एक लाइन बोलिए, मिट्टी गुल हो जाएगा, सिट्टी गुल हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा, आप तो जानते हैं बाजार के बारे में, बचपन से आप पढ़े हैं, बचपन से आप मार्केट घूमे हैं, बाजार जानते हैं, लेकिन अगर आपको पूछ देगा अर्थशास्त्र में बोर्ड एग्जाम में, तो आप लिखेंगे क्या, लिखने के लिए तो कुछ लाइन दिमाग में रखना पड़ेगा ना, वो चीज आप रखिए दिमाग में। ठीक है, चलिए बाजार क्या है, बाजार व्यवस्था में हर वस्तु और सेवा का कीमत जो होता है तय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती है, जैसे कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, इसका अध्ययन ही क्या कहलाएगा, आर्थिक विश्लेषण कहलाएगा। सही बात है ना, अगर किसी वस्तु का मार्केट में अगर कीमत बढ़ जाता है तो उसका मांग घटता है कि नहीं, लोग उसको खरीदते हैं, और मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है उसको लोग खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं, भीड़ पे भीड़ लग रहा है क्या, नहीं, कीमत जैसे जैसे वस्तु का बढ़ेगा लोग उसको खरीदने से इनकार करेंगे, उनको खरीदने से पीछे हटेंगे। क्यों जाएगा कोई पैसा ज्यादा फंसाने के लिए, क्यों जाएगा महंगा वस्तु को खरीदने के लिए। तो वस्तु का जैसे जैसे, चाहे वो वस्तु हो या फिर सेवा हो या फिर गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, दोनों का अगर प्राइस अगर बढ़ता है, प्राइस का ग्राफ अगर ऊपर होता है तो डिमांड का ग्राफ नीचे जाता है। इसलिए मांग का नियम आप लोग पढ़े हैं, मांग का नियम आपको पढ़ाया जाएगा अगला चैप्टर में, कि मांग का नियम कहता है कि किसी भी वस्तु या सेवा का अगर मांग बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसका कीमत घटता है। किसी भी वस्तु या सेवा का डिमांड घटता है तो क्यों घटता है, क्योंकि उसका कीमत बढ़ता है। तो इसी को बोलते हैं मांग का नियम, जिसमें आपको ये चीज आपको अगला चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, मांग का नियम। ठीक है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण समझ गए। अब देखिए आदर्शक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है, इसमें अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न विधियां, जैसे कि आपका
बहुत सारी विधि है, जैसे कि आपका उत्पादन विधि है। उत्पादन विधि में कौन सा विधि लागू किया जाए, विभिन्न विधियां हमारे लिए कैसे अनुकूल है या नहीं है, ये सारा चीज का अध्ययन क्या कहलाएगा, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, जैसे जब हम कहते हैं कि सिगरेट तथा शराब की मांग कम करने के लिए उस पर टैक्स लगा दीजिए, ज्यादा टैक्स की रेट को बढ़ा दीजिए। सिगरेट और शराब ज्यादा बिक रहे हैं, उनको रोकना है, गवर्नमेंट को उन पर बैंड लगानी है, तो वहां क्या करेगा सरकार, उन पर बैंड यानी टैक्स का रेट को बढ़ा देगा, अब लो भाई खरीदो। ठीक है, चाहे तो ये क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका पॉइंट आपका है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का स्तर क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुल निर्गत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार बढ़ोतरी होती है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने के क्या क्या कारण है, क्या अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है या नहीं, ये सब क्या है समष्टि अर्थशास्त्र के आदर्शक मतलब यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये सब आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए चयन की समस्या आपको पढ़नी है। चयन की समस्या यानी प्रॉब्लम, यानी चयन का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना। मैंने आपको एग्जांपल दिया, तेल का एग्जांपल दिया, फिर आपका तेल, कपड़ा, और ये किसका एग्जांपल दिया, चावल का एग्जांपल दिया। ठीक है, यानी आपका चयन की समस्या वहां जो आप बता रहे थे, यानी आर्थिक समस्या, तो वही क्या है चयन की समस्या। मैंने आपको बताया ना कि चावल का भी आपको जरूरत है, चावल का भी जरूरत है, आपको कपड़ा का भी जरूरत है। आप किसको चयन करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, चावल को ना खरीदेंगे, आपके पास 100 रुपया ही है, क्या करेंगे आप, कपड़ा खरीदने जाएंगे, भूखे मर रहे हैं तो पहले चावल खरीदेंगे। किसको सेलेक्ट किए, किसको चयन किए, तो आपके सामने चयन की समस्या आई ना। दोनों चीज का जरूरत है, लेकिन आपको एक चीज का चयन करना पड़ा, मजबूरी होकर के, विवश होकर के, ये आपके पास समस्या है। तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी चयन की समस्या बोले जाते हैं इसको। यानी उपभोक्ता के पास संसाधनों की अर्थात धन की कमी होती है, 100 ही रुपया है, गरीबी है। ठीक है, जिस कारण उन्हें विवश होकर उन वस्तुओं का सेलेक्ट करना पड़ता है, उन वस्तुओं को चयन करना पड़ता है जो अर्थव्यवस्था यानी उनको अधिक संतुष्टि प्रदान करे, यानी उनका ज्यादा से ज्यादा उनको संतुष्टि प्रदान करें। क्या आपको कपड़ा पहन के ज्यादा संतुष्टि मिलेगा या फिर आपको खाना खा के ज्यादा संतुष्टि मिलेगा, बताइए, एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। ठीक है, तो आप चावल को खरीदेंगे ना, एग्जाम्पल मैंने फिट एग्जाम्पल लिया था आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो संतुष्टि प्रदान करें, अर्थात यह एक चयन की समस्या, हमारे चयन से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। सही बात है ना। आपके सामने मान चलिए आपके सामने 10,000 टका है, चलिए मान चलिए आपके सामने कितना है, 2,000 रुपया, कितना है, 2,000 रुपया है। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आप पैंट खरीदना चाहते हैं। ठीक है, आप पैंट खरीदना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, पैंट खरीदना चाहते हैं। पैंट खरीद करके दोस्त की शादी में आप एक तरह से पार्टी में जाना चाहते हैं, बर्थडे में जाना चाहते हैं, या फिर जो भी आपका फ्रेंड का बर्थडे में जाना चाहते हैं। और आपका ये सोच है, आपके बगल में दूसरे लड़का का क्या सोच है कि हम बैच को खरीदेंगे। ठीक है, मेरा बैच को नहीं, कोई दूसरे बैच को, संकल्पना बैच को नहीं, यानी संकल्प बैच को नहीं, सफलता बैच को नहीं, कोई तीसरे कोई अदर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2000 में वो क्या किया, कोई दूसरा बैच को खरीद लिया, वो पढ़ाई खूब किया और इंटर में उसका 420 नंबर आ गया, 420 प्लस नंबर आ गया, और आपका जो पैंट खरीद के पार्टी करने गया था वो बैच नहीं खरीद पाया, और वो जो है अच्छा रिजल्ट उनका नहीं हो पाया, वो अच्छा तरह से अपना कंटेंट उनको सही से गाइडलाइन नहीं मिला। मेहनत तो वो भी किए, मेहनत तो ये पार्टी वाला भी यानी पैंट वाला भी किए और ये बैच वाला भी किए, लेकिन इनको गाइडेंस नहीं मिला, इनको पता नहीं चला कि कौन सा कंटेंट पढ़ना, क्या पढ़ना है, चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, इनको ये पता नहीं चला, तो वो उनका नंबर कम आ गया। लेकिन मेहनत दोनों बराबर किए, समय दोनों बराबर दिए। यही अंतर होता है। चयन कीजिए, इसने क्या चयन किया, पैंट खरीदना चयन किया, और इसने चयन किया कि हमको बैच खरीदना है। जो पैंट खरीदना और बैच खरीदना, तो क्या पैंट खरीदने से उनका भविष्य में कुछ फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन बैच खरीदने से उनका भविष्य में फर्क पड़ा। 420 नंबर लेकर के आए, अच्छा नंबर लेके आए, अच्छा बोर्ड एग्जाम दिए, नंबर लेकर के आए, और अच्छा से कोई कंपटीशन पास करके वो भविष्य में कहीं जाकर के सेटल हो गए, कोई जॉब मिल गया उसको। समझ गए, तो ये सारा चीज होता है। तो चयन की समस्या, चयन ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। समझ गए, चयन ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि चयन की समस्या, चयन की समस्या होने के कारण, अब देखिए चयन की समस्या क्यों आती है हमारे पास। दुर्लभ, यानी दुर्लभ संसाधन क्या है, दुर्लभ है, यानी दुर्लभ का मतलब होता है जो जल्दी ना मिले। संसाधन दुर्लभ है, संसाधनों की सीमितता है, लिमिटेड में रिसोर्सेज है, विभिन्न वरीयता है। विभिन्न वरीयता का मतलब होता है कोई लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कोई भी लोग कहेंगे ओए क्या बैच को खरीदेंगे, क्या संकल्प बैच को ज्वाइन करेंगे, ऐसे हम लोग स्टडी करेंगे। तो कोई लोग कहेंगे नहीं, संकल्प बैच है, सफलता बैच है, तनु क्लासेस आउटकम चैनल का, उसको खरीदेंगे, वहां अच्छे से पढ़ाई होते हैं। बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को 420, 400, 450 तक नंबर लेके आना है। तो वो अलग अलग लोग का अलग अलग सोच है, अलग अलग लोग प्रायोरिटी
प्रायोरिटी देते हैं, अलग अलग लोग प्रधानता देते हैं, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग सोचते हैं, ठीक है, हर लोग का सोच अलग अलग है। तो यही क्या, इसी को क्या बोलते हैं, विभिन्न वरीयता बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर मैं आपको बता देता हूं एक बार, आप लोग का लास्ट है। देखिए आप ये नंबर को नोट कर लीजिए, 9263024692, ये नंबर आपका ऑफिशियल नंबर है। डायरेक्ट हमसे भी बात हो सकती है या फिर आप कॉल करेंगे बैच ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आप संकल्प बैच को ज्वाइन कीजिए, संकल्प बैच को आप ज्वाइन कीजिए। बिहार बोर्ड वालों और सफलता बैच अदर बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड सफलता बैच ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और बिहार बोर्ड वाले संकल्प बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बैच में आपका सारा चीज रहेगा, लाइव क्लास चलेगी, बैच में आपका रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, ठीक है, साथ ही साथ नोट्स रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्विज रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसके बाद डाउट सॉल्यूशन रहेगा, गेस्ट क्वेश्चन रहेगा। मतलब आपका जो कंटेंट है ना, जैसे आप कोर्स में इन करेंगे तो आपके सामने आर्ट्स की दुनिया का सारा चीज दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए, ये सारा चीज आपको बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। जो वीडियो भेजे हैं आप, जो बैच ज्वाइन करने के लिए कैसे क्या करना है, अगर आपको मतलब सर्च करेंगे बैच लॉन्च जो किया गया, ठीक है, वो आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहां सर्च करेंगे कैसे मतलब बैच को ज्वाइन करेंगे, ये 2-4 दिन पहले ही बैच लॉन्च हो चुका है। और सीट जो है 500 ही सीट है, 500 सीट है, जिसके कारण 1999 उनका फी है संकल्प बैच का, और सफलता बैच का 1799 फी है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि सीट जैसे फुल होगा 500 सीट, उसके बाद फिर ये जैसे ये बैच क्लोज होगी तो फिर अगला बैच जो होगा उसमें आपका फी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि सर लोग हैं, सर लोग ऐसे पढ़ाने में ये मतलब उन लोगों का भी मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो वो लोग 2000 लगभग कम से कम 2500 तक वो लोग फी लेके जाएंगे, या फिर 3000 तक भी जा सकते हैं। जैसे ये संकल्प बैच फुल हो जाएगा, सीट फुल हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 हम लोगों ने खत्म कर दिया। चैप्टर 1 के अंतर्गत जितने सारे थ्योरी थे वन शॉट में हम लोगों ने पढ़ लिया। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट है, आपको बुक पलटने की जरूरत नहीं है। बुक अगर आप पलटते हैं तो आपका समय की बर्बादी होगी। आप दूसरा चैप्टर पढ़िए या फिर कोई दूसरा बुक पढ़िए, ठीक है, सिलेबस का। समय की बर्बादी मत कीजिए, चैप्टर आपका पूरा इंक्लूड हो गया। पूरा चैप्टर के अंदर जितने भी थ्योरी इंक्लूडेड थे, जितने भी थ्योरी सम्मिलित थी, सारा थ्योरी सारा कंप्लीट हो गया आपका। तो चैप्टर 1 आपका डन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।